हेलो एंड वेलकम टू रिलायंस सेतु। आज का अपना टॉपिक है सर्जिकल एयरवे। मींस ऐसी क्या सर्जरी करते हैं जिससे पेशेंट का एयरवे बनाते हैं और उसका एयरवे मेंटेन करते हैं। कौन सी कंडीशन में अपन ये दोनों प्रोसीजर करते हैं। द फर्स्ट वन इज क्रिकोथेरेटोमी एंड सेकंड वन इज ट्रेक्योस्टोमी। ट्रेक्योस्टोमी को ट्रेकी भी बोलते हैं। इनकी इंडिकेशन क्या है, इनके प्रोसीजर क्या है, ये कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, और जब अपन ये प्रोसीजर करते हैं तो कौन सी ट्यूब यूज करते हैं। मीन्स कितनी टाइप की ट्यूब होती है, क्या साइज होते हैं, और अगर ये प्रोसीजर हो चुका है उसके बाद में एज ए नर्सिंग ऑफिसर अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेशेंट को क्या एजुकेशन देते हैं, एंड द एंड इससे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पुटअप होंगे, कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लेट्स लर्न विथ रीलन। आज का अपना टॉपिक है सर्जिकल एयरवे। अगर पेशेंट को, सपोज आपका कोई पेशेंट है जो आपका एयरवे है नॉर्मल, वो कहाँ से कहाँ तक होता है सर, नेजल केविटी खुद से लेकर आपका अगर ब्रोंकाई तक, दैट इज मेन स्टीम ब्रोंकाई, जो आपकी लेफ्ट और राइट होती है मेन स्टीम ब्रोंकाई, ये पूरा क्या है, एक एयरवे है। और अगर इसमें जो अपर एयरवे है आपका पेशेंट का, नोज से लेकर, नेजल केविटी से लेकर लेरिंक्स तक, ठीक है, लेरिंक्स तक, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए पेशेंट को, भले एक्सीडेंट हो, कोई एडिमा हो जाए, कोई सर्जरी करनी हो, तो तब अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट ट्रेकिया को ओपन करते हैं। इसका हिस्ट्री थोड़ा सा ये है, जो सबसे पहले अपना ट्रेक्योस्टोमी बोल सकते हैं आप, ट्रेक्योस्टोमी किया गया था वो इंडिया में हुआ था। और अपने वेद में है कि अगर पेशेंट का ट्रेकिया कट होता है तो पेशेंट सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, ये 1300 BC की बात है। तो इंडियन हिस्ट्री है, इंडिया में पढ़ रहे हैं। सर्जिकल एयरवे, क्रिकोथेरेटोमी, ट्रेक्योस्टोमी कहाँ करते हैं। फर्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट इज साइट। तो साइट से आप याद रखें, मैं आपको थोड़ा लैंडमार्क बता देता हूँ। दिस इज आपका ट्रेकिया एंड लेरिक्स, थायरॉइड, अपर एयरवे बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है दैट इज थायरॉइड मेम्ब्रेन, जो थायरॉइड के ऊपर होती है। थायरॉइड मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे जो आपको दिखता है दैट इज थायरॉइड कार्टिलेज। ये एडाम एप्पल होता है जो आप ठीक कर सकते हैं आप खुद पे। एडाम एप्पल के जो ऊपर आपका है दैट इज थायरॉइड कार्टिलेज, सॉरी, इसके जस्ट नीचे दैट इज क्रिकोइड मेम्ब्रेन, क्रिकोइड लिगामेंट। देखो जो क्रिकोइड कार्टिलेज होता है, क्रिकोइड कार्टिलेज बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, बिकॉज ये आपके मिड में होता है। मिड में, या आप इसको बोलते हैं कनेक्शन होता है बिटवीन द लेरिंग्स एंड ट्रेकिया। ठीक है सर, तो मतलब ट्रेकिया को अगर लेरिंग्स से कोई जोड़ता है दैट इज क्रिकोइड कार्टिलेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्रिकोइड कार्टिलेज से अगर अब अपन कोई स्टोमा बनाते हैं एयरवे को मेंटेन करने के लिए, या कुछ सर्जरी करते हैं दैट इज क्रिकोथेरेटोमी। दिस वन इज क्रिकोथेरेटोमी। ये कहाँ बनेगी, क्रिकोइड कार्टिलेज के जस्ट ऊपर। तो इसमें ट्रेकियल रिंग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, और जब ट्रेकियल रिंग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो दैट इज ईजी होती है, जो फास्ट होती है। दिस एयरवे इज स्पीड एंड सिंपलिसिटी कंपेयर टू ट्रेकोस्टोमी। अपन ट्रेकोस्टोमी जब पढ़ेंगे तब आप कंपेयर कर पाना इसको। ये बहुत ईजी होता है, बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपन एक पेटेंट एयरवे मेंटेन कर सकते हैं इन इमरजेंसी। लाइक इसको बोलते हैं फ्रंट ऑफ द नेक एयरवे, दैट इज फोना। तो याद रखना, अगर फोना के नाम से भी अगर कोई ऑप्शन आता है दैट इज क्रिकोथेरेटोमी। और ट्रेकोस्टोमी का ट्रेकी से नाम भी आ सकता है। इमीडिएट एयरवे के नाम से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके अंदर फोना गिवन है, ऑप्शन में है, तो आप कहाँ जाएंगे, फोना के साथ जाएंगे। टेक्निक में क्या होता है, द पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन, और जो आपका नेक है वो एक्सटेंड करना है। नेक एक्सटेंड ट्रेकोस्टोमी में भी करते हैं और क्रिकोथेरेटोमी में करते हैं। सुपाइन पोजीशन रहेगी पेशेंट की, याद रखना। प्रीपेयर द स्किन फॉर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, स्टेबलाइज द लेरिंग्स। अब देखो, जैसे आप पेशेंट का क्रिकोथेरेटोमी करते हैं तो नेक को स्टेबलाइज करना विथ नॉन डोमिनेट हैंड, एंड जो डोमिनेट हैंड है उससे क्या करेंगे, आप इंसिजन करेंगे स्किन में। द फर्स्ट वन इज वर्टिकल मिड लाइन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। अगर ऐसे इंसिजन करते हैं दिस इज वर्टिकल इंसिजन, और अगर ऐसे इंसिजन करते हैं दैट इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। ठीक है सर, तो वर्टिकल इंसिजन करते हैं, कहाँ पे करते हैं, स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। यहाँ पे कोई ट्रेकिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। क्रिएट द हॉरिजॉन्टल इंसिजन थ्रू द क्रिकोइड थायरॉइड मेम्ब्रेन। कहाँ पे गए अपन, क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्टिकल जो आपका हॉरिजॉन्टल इंसिजन है वो कहाँ पे करते हैं, इन होना, दैट इज फ्रंट ऑफ द नेक एयरवे। इंसर्ट करते हैं 6 mm इंट्रा, जो आपका एंडोट्रेकियल ट्यूब है, ईटी ट्यूब, या फिर कफ ट्यूब होती है दैट ट्रेकोस्टोमी। तो स्मॉल ट्यूब यूज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और ट्यूब वही यूज करते हैं, फोना के लिए कोई अलग से ट्यूब नहीं है। ईटीटी वाली कर सकते हैं या फिर ट्रेकोस्टोमी दैट इज टीटी ट्यूब यूज करते हैं। राइट, लैंडमार्क ये हो गया आपका क्रिकोथेरेटोमी के लैंडमार्क अपन कहाँ पे करते हैं। अब ट्रेक्योस्टोमी के लैंडमार्क देखो, ट्रेक्योस्टोमी का नाम से इंडिकेटेड है ट्रेकिया। ठीक है, और ट्रेकिया का मतलब या ट्रेकिया का मीनिंग होता है सर रफ। ठीक है, रफ जो मीनिंग है उसी को बोलते हैं ट्रेकिया लैटिन वर्ड में। बट रफ ये क्यों होता है, क्योंकि इस पे क्या होते हैं, आपकी ट्रेकियल रिंग, ट्रेकियल रिंग होती है। और ट्रेकियल रिंग क्यों होती है, सी शेप की होती है,
सी शेप इन मीन्स जो पोस्टीरियर पोर्शन है वो क्या होता है, ओपन होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पोस्टीरियर में क्या होती है, ईसोफेगस। ईसोफेगस है, इसका मीनिंग होता है टू ईट, राइट। तो जो खाने की ट्यूब है उसको बोलते हैं ईसोफेगस। तो ईसोफेगस पोस्टीरियर में होती है, एंटीरियर में आपका ट्रेकियोस्टोमी या ट्रेकिया होता है। ट्रेकिया में जो सी शेप का मैंने बता दिया ट्रेकियल रिंग होती है, और ये ट्रेकियल रिंग क्या करती है, जैसे आप इंस्पायर करते हैं तो उस टाइम में जो आपकी थोरेसिक कैविटी है उसका प्रेशर नेगेटिव होता है, और जब थोरेसिक कैविटी का प्रेशर नेगेटिव होता है तो जो एयरवे है आपका ट्रेकिया है वो कोलेप्स हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव एयरवे प्रेशर अंदर की तरफ एयर खींचता है, उस वजह से ट्रेकिया कोलेप्स हो सकता है। और कोलेप्स होने को प्रिवेंट करने के लिए ट्रेकियल रिंग होती है। तो ट्रेकियल रिंग क्या करती है, रफ होती है और प्रिवेंट करती है किसको, आपका जो एयरवे है जो ट्रेकिया उसको कोलेप्स होने से। फर्स्ट वन इज ट्रेकियल रिंग। देखो मैंने सी शेप की ट्रेकियल रिंग बताई थी, जो फर्स्ट रिंग होती है वो कंप्लीट होती है, मतलब ओ शेप की होती है, फुल होती है। तो कंप्लीट रिंग का अगर कोई क्वेश्चन आता है दैट इज फर्स्ट ट्रेकियल रिंग। अब आती है आपकी सेकंड और थर्ड। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ पे अपन अगर सर्जरी करके इसको ओपन करके अगर कोई ट्यूब इंसर्ट करते हैं दैट इज ट्रेकियोस्टोमी। तो मोस्ट कॉमनली जो करते हैं दैट इज सेकंड एंड थर्ड। ये क्वेश्चन है, यहाँ से याद रखना। ट्रेकियोस्टोमी मीन्स क्या है, एक ट्रेकिया है और ट्रेकिया के अंदर अपन क्या करते हैं, स्टोमा करते हैं। स्टोमा का मतलब होता है कोई भी सर्जिकल ओपनिंग। क्या होता है सर, कोई भी सर्जिकल ओपनिंग। अगर कोई नॉर्मल पाथवे है, आपका नॉर्मल वे है, उसको अपन डाइवर्ट करते हैं दैट इज स्टोमा। सपोज आपका पेशेंट सी रेक्टम का है, रेक्टम कैंसर है, तो उस कंडीशन में रेक्टम को हील होने के लिए, रेक्टम की सर्जरी करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक रेक्टम बाईपास कोलोनोस्कोपी का वो आपका क्या करते हैं, इलियोस्टोमा करते हैं। मतलब इलियम के अंदर एक स्टोमा बनाते हैं ताकि वहाँ से पेशेंट का नॉर्मल स्टूल पास हो सके, दैट इज स्टोमा। तो अगर ट्रेकिया के अंदर कोई स्टोमा बनाते हैं दैट इज ट्रेकियोस्टोमी। अब देखो ट्रेकियोस्टोमी अपन इंडिकेशन में पढ़ेंगे, जैसे मैं अभी बता देता हूँ आपको, फैसिलिटी द सीक्रेशन टू रिमूव। मतलब अगर सीक्रेशन निकालने के लिए ट्रेकियोस्टोमी करते हैं दैट इज सक्शन, बेसिकली आप सक्शन बोल सकते हैं, सक्शन, तो इसको बोलते हैं ट्रेकियल टॉयलेट। ठीक है सर, तो अब आपको याद रह जाएगा ट्रेकियल टॉयलेट। तो स्टोमा को रेट कर पा रहे हैं, ट्रेकियल टॉयलेट के लिए भी अपन स्टोमा बनाते हैं दैट इज ट्रेकियोस्टोमी। प्राइमरी इंडिकेशन की बात करें, स्टैब्लिश पेटेंट एयरवे। अगर एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है उसको पेटेंट रखने के लिए भी अपन ट्रेकियोस्टोमी करते हैं। तो फर्स्ट वन बाईपास अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अगर अपर एयरवे के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उसको बाईपास करते हैं, डायरेक्ट ट्रेकिया के अंदर ट्यूब डालते हैं और वहाँ से एयरवे मेंटेन करते हैं। सक्शन के लिए मैंने बता दिया, सिक्रेशन के लिए इनेबल लॉन्ग टर्म मैकेनिकल वेंटिलेशन। एक पेशेंट है और वो देखो बेसिकली जब पेशेंट को अपन वेंटी पे डालते हैं, वेंटी पे डालते हैं तो अपन ईटी ट्यूब यूज करते हैं, ईटीटी, एंडोट्रेकियल ट्यूब। बट ईटीटी ट्यूब मोर देन 7 या 10 डेज नहीं करते। मैक्स कितना हो गया, मैक्सिमम आपका 10 डेज। तो 10 डेज के बाद में भी अगर पेशेंट को वेंटी पे रखना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ट्रेकियोस्टोमी। क्लियरेशन एड इन वेंटिलेटर विनिंग। और अगर एक पेशेंट जो ईटीटी ट्यूब पे था और वो विनिंग नहीं हुआ, मीन्स आपका पेशेंट ठीक नहीं हो रहा ईटीटी ट्यूब से, वो वेंटी पे ही रहने मतलब वेंटी पे ही रह रहा है काफ़ी टाइम से, तो भी अपन क्या करते हैं, लेट एंड अर्ली ट्रेकियोस्टोमी करते हैं। तो अगर विनिंग में प्रॉब्लम है या लॉन्ग टर्म पेशेंट को वेंटी पे रखना है, दोनों कंडीशन में अपन क्या करते हैं, ट्रेकियोस्टोमी करते हैं। ये नेक्स्ट अपन टाइप पढ़ रहे हैं, देखो टाइप ऑफ द ट्रेकी, टेम्परेरी एंड परमानेंट। टेम्परेरी का मीन्स क्या है, एक ऐसी ट्रेकियोस्टोमी करेंगे जो कुछ टाइम बाद, लाइक आपका 10 डेज, 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, उसके बाद में उसको अपन क्लोज कर देंगे। क्यों, क्योंकि पेशेंट ठीक हो जाएगा और अपना नॉर्मल एयरवे मेंटेन कर लेगा। सपोज इसका एग्जांपल है कि एक पेशेंट है, ठीक है, उसका टंग सर्जरी होना है, टंग, ये टंग का था और उसकी टंग की सर्जरी करनी है। तो टंग की जब सर्जरी करेंगे तो पेशेंट नॉर्मली जो आपका एयरवे मेंटेन नहीं कर पाता है, उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, ट्रेकियोस्टोमी कर देते हैं। चलो सर ट्रेकियोस्टोमी कर दी। अब क्या हुआ, पेशेंट का एयरवे, अपर एयरवे था, टंग की वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ था, स्वेलिंग हुई थी, वो धीरे 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 ठीक हो गई। अब जब ठीक हो गई है तब अपन क्या करेंगे, ट्रेकियोस्टोमी को क्लोज कर देंगे, रिमूव करेंगे और जो स्टोमा बना है उसको स्यूचरिंग कर देंगे। स्यूचरिंग कर देंगे तो पेशेंट नॉर्मल अपना एयरवे मेंटेन कर लिया। बट परमानेंट में क्या होगा, जैसे सी लेरिंग्स का पेशेंट है और लेरिंग्स को पूरा हटा दिया अपन ने, उस कंडीशन में पेशेंट का अपना जो नॉर्मल एयरवे वो मेंटेन नहीं कर पाता, तो वो परमानेंटली जब तक वो जिंदा है तब तक टीटी ट्यूब से ही ब्रीदिंग करेगा, दैट इज परमानेंट। क्लियर है दोनों। इलेक्टिव एंड इमरजेंसी। अगर ट्रेकियोस्टोमी इमरजेंसी में करते हैं, मतलब विदाउट प्लान, ऐसा कोई प्लान नहीं था कि इसकी ट्रेकियोस्टोमी करेंगे, बट पेशेंट का अचानक से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका या अचानक से एसपी2 डाउन हो चुकी या उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तब अपन क्या करते हैं, इमरजेंसी के अंदर ट्रेकियोस्टोमी करते हैं। इलेक्टिव, सपोज मैंने आपको ये टंग वाला बताया था, कोई भी पेशेंट की डेंटल सर्जरी होनी है, फेस की सर्जरी होनी है, उस कंडीशन में
क्या करते हैं, एक प्लान ट्रेकोस्टोमी करते हैं कि हम आपकी ये सर्जरी करेंगे, इस टाइम के लिए आपको जो एयरवे है वो ट्रेकिया से आपको सांस लेना होगा या हम वेंटी पे रखेंगे तो आप अपना नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक एयरवे बनाएंगे और कुछ टाइम बाद हम उसको क्लोज कर देंगे। दैट इज इलेक्टिव। लेट एंड अर्ली ट्रेकोस्टोमी, ये क्या होता है, विनिंग वाला प्रोसीजर। जैसे कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है, ठीक है, और वेंटिलेटर पे पेशेंट है बट ईटी ट्यूब से है, आपने एंडोट्रेकियल ट्यूब से पेशेंट को क्या कर रखा है सर, वेंटी पे डाल रखा है, बट वो पेशेंट काफ़ी टाइम से उसी पे है, विनिंग वेंटिलेटर विनिंग नहीं कर पा रहा, मतलब वेंटिलेटर से पीछा नहीं छूट रहा, तब अपन क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए ईटी ट्यूब नहीं रखेंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो ईटी ट्यूब है वो आपकी वोकल कॉर्ड पे कंप्रेस करती है और उसको परमानेंटली पैरालाइज कर सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, टीटी ट्यूब डालते हैं। तो एक टाइम बाद, लाइक आपका लेस देन 10 डेज या 7 या 10 डेज के बाद में अपन क्या करते हैं, ट्रेकोस्टोमी कर देते हैं। अगर ऐसा करते हैं दैट इज अर्ली ट्रेकोस्टोमी। और कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, पेशेंट 2 दिन के बाद या 5 दिन के बाद हो सकता है विनिंग कर जाए या ईटी ट्यूब से हट जाए, तो अपन लेट ट्रेकोस्टोमी करते हैं, दैट इज 15 डेज 20 डेज। तो दोनों क्लियर है, लेट एंड अर्ली ट्रेकोस्टोमी। अब पढ़ते हैं अपन इसके टाइप, ये कितने टाइप की होती है। द फर्स्ट वन इज कफ और अनकफ। देखो कफ और अनकफ में क्या होता है सर, अगर कोई टीटी ट्यूब है, सपोज आपका ये टीटी ट्यूब है, ये आपका टीटी ट्यूब है सर, और यहाँ पे क्या होगा, जो एंड है टीटी ट्यूब का एंड है, यहाँ पे कफ होता है इस साइड में। तो जब जैसे कफ इन्फ्लेट करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर ट्रेके के अंदर सील बन जाएगी। तो ये सील किसको प्रिवेंट करती है, एयर लीकेज को, वापस एयर आपका आउट नहीं होता, इसीलिए अपन क्या करते हैं, कफ ट्यूब यूज करते हैं। द सेकेंड वन इज आपका अनकफ्ड ट्रेकोस्टोमी ट्यूब। अनकफ्ड में क्या होता है सर, कोई कफ नहीं होता, नॉर्मल ट्यूब होती है जैसे आपकी एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है, बस टीटी ट्यूब है लाइक दैट, और यहाँ पे कोई कफ नहीं होता, ठीक है, कफ अनकफ्ड होगी। एक होती है फेनेस्टेटेड ट्यूब। फेनेस्टेटेड ट्यूब का मीन्स होता है यहाँ पे कि एक ट्यूब है, उसके अंदर क्या होंगे सर, होल होंगे, और वो होल किस में हेल्प करते हैं, पेशेंट की स्पीच के अंदर हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करेंगे सर, स्पीच के अंदर। जैसे नॉर्मल पेशेंट होता है, अगर टीटी का है और कफ ट्यूब के साथ है तो वो स्पीच नहीं कर पाता, या अनकफ ट्यूब है उसमें भी स्पीच नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नॉर्मली जब अपन स्पीच करते हैं तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, एयर चाहिए, और जब ब्रीद आउट कर रहे हैं तब अपनी वोकल कॉर्ड के ऊपर एक एयर का प्रेशर होता है, वो वाइब्रेट होती है और वो स्पीच प्रोड्यूस करती है। बट अगर अपन ने टीटी ट्यूब डाल रखी है तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्ट एयर कहाँ आ जाती है, टीटी से बाहर आ जाती है। तो उस कंडीशन में उस ट्यूब के अंदर क्या होते हैं, होल होते हैं। सपोज दिस इज ट्यूब, और इस ट्यूब के अंदर ये पीछे की तरफ होल होते हैं। तो जैसे पेशेंट एक्सपायर करेगा या एक्सपायरेशन करेगा, ब्रीद आउट करेगा, तो यहाँ से एयर जाके आपकी वोकल कॉर्ड पर जाएगी, और जैसे वोकल कॉर्ड पे टकराएगी, यहाँ पे वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन होगा तो स्पीच प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो फेनेस्टेटेड ट्यूब या आपकी सैली बोल सकते हैं, वो किस में हेल्प करती है, इन स्पीच के अंदर। मतलब पेशेंट अगर बोलना चाह रहा है या पेशेंट बोल सकता है तो अपन कौन सी ट्यूब यूज करेंगे, दैट इज फेनेस्टेटेड ट्यूब। सेकेंड वन होता है ल्यूमेन, दैट इज डबल ल्यूमेन या सिंगल ल्यूमेन। देखो सिंगल ल्यूमेन और डबल ल्यूमेन में क्या फ़र्क होता है, कि जो आपकी ट्यूब है, ये आपकी ट्यूब है नॉर्मल ट्यूब, ऐसे है नॉर्मल ट्यूब आपका, ठीक है, और अगर इसके अंदर एक और ट्यूब इंसर्ट हो रखी है, दैट इज इनर कैनुला बोलते हैं इसको। अगर ऐसी कोई ट्यूब है जिसके अंदर आपका इनर कैनुला है एंड आउटर कैनुला है, दैट इज डबल ल्यूमेन ट्यूब। अब इनर कैनुला आउटर कैनुला क्या होता है, जैसे ही पेशेंट सपोज वीनिंग पे है, पेशेंट नॉर्मल ब्रीथ कर पा रहा है, नॉर्मल सांस ले रहा है, कोई वेंटी पे नहीं है, लाइक आपका परमानेंट ट्रेकोस्टोमी वाला पेशेंट। अब परमानेंट ट्रेकोस्टोमी वाले पेशेंट के अंदर अपन एक इनर कैनुला देते हैं कि ये आपके पास इनर कैनुला है। अब इनर कैनुला जैसे ही ऑब्स्ट्रक्ट होगा, जैसे ही उसके अंदर, क्योंकि पेशेंट घर पे जा रहा है, पेशेंट सक्शन तो नहीं कर सकता नॉर्मली, तो वो इनर कैनुला क्या हो जाएगा, उस कफ से या उस स्पूटम से फिल हो जाएगा और उसको बाहर निकालेगा पेशेंट। तो जैसे ही इनर कैनुला को पेशेंट बाहर निकालेगा फॉर क्लीनिंग, तो ये आउटर कैनुला है या जो डबल लूमेन वाला सेकंड लूमेन है, वो क्या रहेगी, परमानेंट पेटेंट रहेगी और एयरवे को मेंटेन करते रखेगी। क्लियर है। तो जैसे इनर कैनुला होगा उसको साफ करेगा पेशेंट, नॉर्मल सेलाइन से या नॉर्मल वाटर से साफ करेगा, ड्राई करेगा, और ड्राई करने के बाद उसको वापस से इंसर्ट कर देगा, दैट इज डबल ल्यूमेन। और सिंगल ल्यूमेन होगी वो अपन जैसे अपन यूज करते हैं बेसिकली वेंटी पे पेशेंट है उसमें सिंगल ल्यूमेन करते हैं, डबल ल्यूमेन का कोई मतलब नहीं है। या फिर जो टेम्परेरी ट्रेकोस्टोमी है उसमें भी अपन सिंगल ल्यूमेन यूज करते हैं, डबल वाले का कोई मतलब नहीं है। एक और है जो डबल ल्यूमेन ट्यूब है, उसके अंदर क्या हो सकते हैं, फेनेस्टेटिंग ट्यूब हो सकती है, मतलब यहाँ पे होल हो सकते हैं। वो होल होंगे तो पेशेंट का जब इनर कैनुला इंसर्ट करेंगे तो वो होल क्लोज हो जाएंगे। मीन्स पेशेंट को प्रॉब्लम होगी, पेशेंट को सक्शन करना है, तो आप क्या करोगे, अगर फेनेस्टेटेड ट्यूब है तो इनर कैनुला इंसर्ट करोगे,
जैसे इनर कैनुला इंसर्ट करोगे वो ट्यूब कौन सी बन जाएगी, सिंगल ल्यूमेन वाली, मतलब उसके अंदर नॉन फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब है। अब उसके अंदर होल क्लोज हो गए तो आप सक्शन कर सकते हैं। अब उस कंडीशन में पेशेंट बोल भी नहीं पाएगा और नॉर्मल आपने क्या कर लिया, सक्शन कर लिया, या पेशेंट को वेंटी पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो सक्शन में या वेंटी पे डालने के लिए क्या करेंगे, इनर कैनुला इंसर्ट करेंगे। थिंग्स इज ऑल इज दैट कि इनर कैनुला आपको इंसर्ट करना है। इमरजेंसी ट्रेकोस्टोमी का इंडिकेशन क्या है, इमरजेंसी नाम से इंडिकेट है अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज एक्यूट। अचानक से सडन से अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका तो पेशेंट को क्या करेंगे, इंट्यूबेट करेंगे, दैट इज इमरजेंसी ट्रेकोस्टोमी। सेकंड वन सीवियर ट्रोमा, एक्सीडेंट हुआ पेशेंट का, और सीवियर ट्रोमा के अंदर याद रखना एक लीफ फोर्ड थर्ड फेशियल फ्रैक्चर, ये इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पुटअप होता है तो फर्स्ट और सेकंड में अपन ट्रेकोस्टोमी नहीं करते क्योंकि इसमें जो आपका अपर एयरवे वो मेंटेन रहता है। बट जैसे ही सेकंड फ्रैक्चर होगा, दिस वन सेकंड, तो यहाँ पे ऑर्बिटल नेजल ब्रिज सब बैकवर्ड की साइड से पूरा फ्रैक्चर हो जाते हैं, इवन मैक्जिला तक, तो ये पूरा ऑब्स्ट्रक्शन कर देते हैं। तो अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट टीटी इंसर्ट करते हैं ट्रेकिया के अंदर और पेशेंट का एयरवे मेंटेन करते हैं। देन आता है पोस्ट क्रिकोथायरोटोमी, सबसे अपन ने पहले पढ़ा था, क्रिकोथायरोटोमी इमरजेंसी में करते हैं, वो टाइम ड्यूरेशन के लिए करते हैं। टाइम स्पीड, अगर पेशेंट को ऐसा लगता है कि इस पेशेंट के पास तो सिर्फ 1 ही मिनट है तो उस कंडीशन में इमरजेंसी ट्रेकोस्टोमी नहीं करते, पहले क्रिकोथायरोटोमी कर देते हैं। पेशेंट कुछ स्टेबल होता है, कुछ हद तक ठीक होता है, देन अपन क्या करते हैं, इमरजेंसी ट्रेकोस्टोमी। ठीक है सर, अब बढ़ इलेक्टिव ट्रेकोस्टोमी, ये एक प्लान होती है पूरी, और मैंने आपको पहले बता दिया थ्योरी में, प्रोलॉन्ग्ड वेंटिलेटर डिपेंडेंसी है, रिफ्रैक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। अगर ओएसए है पेशेंट को, मतलब स्लीप एपनिया क्या होता है, जैसे ही पेशेंट स्लीप सोने जाता है तो विद इन 5 मिनट पेशेंट को क्या होता है, उसका एयरवे ब्लॉक हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, तो पेशेंट वापस से उठता है, अवेक होता है, और फिर जैसे ही उठता है तो वो नॉर्मल हो जाता है। अब जैसे ही वापस होता है फिर से 5 मिनट के बाद में पेशेंट को ये प्रॉब्लम होती है, दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। और इस कंडीशन में या तो अपन सीपेप करते हैं या फिर इलेक्टिव ट्रेकोस्टोमी करते हैं। ठीक है, हैंड एंड नेक कैंसर ट्रीटमेंट जो मैंने आपको बताया था, न्यूरोमस्कुलर डिजीज या फिर क्रोनिक कंडीशन, अगर एक पेशेंट है जो पैरालाइज है, जिसका नॉर्मल रिस्पायरेशन या फिर जो सिक्रेशन है वो उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा, उसको रिस्क है किसके, एस्पायरेशन होने के, स्पूटम नॉर्मली थ्रू आउट नहीं कर पा रहा, उस कंडीशन में उसका सक्शन करने के लिए, उस सिक्रेशन को निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, ट्रेकोस्टोमी करते हैं। तो ये जो आपके पेशेंट है कौन से, प्रोग्रेसिव न्यूरोमस्कुलर डिजीज, क्रोनिक एस्पिरेशन रिस्क और सबग्लोटिल स्टेनोसिस, इस कंडीशन में भी अपन क्या करेंगे, ट्रेकोस्टोमी करेंगे। अब आपने सर ट्रेकोस्टोमी कर दी, ये ट्रेकोस्टोमी थी, और कहाँ पे करी, सेकंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग पे आपने डाल दी, और ये होते हैं फ्लैंज, इनको क्या करते हैं, नेक से टाई करते हैं। बट आजकल क्या करते हैं सर, स्यूचरिंग कर देते हैं, क्या करते हैं, स्यूचरिंग, और मैं बताऊंगा स्यूचरिंग क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो डिसलॉजमेंट होता है, निकलने के रिस्क होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं ऐसा करने से, क्योंकि टाई आपकी लूज रह सकती है, कोई भी रीजन हो सकते हैं, बट फ्यूचर जैसे कर देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जैसे ड्रेसिंग चेंज करते हैं, ईटी ट्यूब की जो ड्रेसिंग होती है वो हर आपको 24 घंटे में एक बार चेंज करनी है रूटीनली। तो जैसे आप ट्यूब चेंज करते हैं तो यहाँ पे आपको अगर टाई लगा रखी है आपको, तो कितने 2 ऑफिसर चाहिए, बेसिकली 2 ऑफिसर चाहिए, भले टाई हो या फ्यूचर हो। बट अगर फ्यूचर पेशेंट को किए हुए हैं, फ्यूचरिंग की हुई है ट्यूब, ट्रेटी ट्यूब के साथ, टीटी ट्यूब के साथ, तो आप 1 पर्सन क्या कर सकता है, उस पेशेंट की या उसकी ड्रेसिंग चेंज कर सकता है, सिंगल पर्सन। क्लियर है। एलिवेट द हेड ऑफ द बेड टू मिनिमाइज द एस्पायरेशन रिस्क, सबसे पहले आपने देखा होगा आईसीयू का पेशेंट या ट्रेकोस्टोमी का पेशेंट सुपाइन पोजीशन में ना होगी, कौन से होता है, सेमी फाउलर या हाई फाउलर, बेसिकली सेमी फाउलर पोजीशन में रखते हैं, क्यों, टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। रेस्ट्रिक्ट ओरल फीडिंग, ठीक है, पेंडिंग, जब आप स्पीच पैथोलॉजिकल इवैल्यूएशन कर रहे हैं, मतलब जैसे पेशेंट को बोलने के लिए बोलते हैं तो अपन क्या करते हैं, जो उसकी एनजी फीड चल रहा है तो बंद करते हैं। सक्शन द ल्यूमेन हावरली फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, जैसी ट्रेकोस्टोमी आपने आज ट्रेकोस्टोमी करी है सर, ठीक है, तो उसके जो 24 घंटे हैं उसके अंदर अंदर आपको हर 1 घंटे के अंदर सक्शन करना है, क्योंकि इनिशियली सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। देन आप क्या करेंगे उसके बाद में 4 आवरली, या फिर ये ऑप्शन में नहीं है और एज नीड है, ठीक है, तो एज नीड वाला ऑप्शन है, उस कंडीशन में अपन जैसे पेशेंट को नीड होगी उस कंडीशन में कर सकते हैं। और ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि पेशेंट को नीड है, उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप तो नहीं हो रखी, पेशेंट टेकी में तो नहीं है, पेशेंट आपका टेकीपनिया में या टेकीकार्डिया में तो नहीं है, ये सब कंडीशन असेस करते हैं, उसकी पल्स देखते हैं, उसकी ब्रीदिंग रेट चेक करते हैं, उसका SpO2 देखते हैं। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है, ये कम हो रखा है या टेकी में है पेशेंट, बार बार सांस ले रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, सक्शन साइड में आपको सीक्रेशन दिख रहा है, ये सब कंडीशन किसको इंडिकेट करती है कि पेशेंट को सक्शन की नीड है, तो आप क्या करेंगे, तुरंत सक्शन करेंगे। देन आता है सर आपका दैट इज शेड्यूल और ट्रेकोस्टोमी ट्यूब चेंज, मतलब आप ट्यूब चेंज कब करेंगे, जैसे आपने ट्रेकोस्टोमी ट्यूब डाल दी तो इनिशियली जो चेंज होगा वो 5 to 7 डेज के बाद होगा। देन आप पर मंथ उसको ट्यूब को चेंज करते हैं, मतलब 1 मंथ के बाद आपको कौन सी ट्यूब डालनी है,
हर 1 मंथ के बाद आपको नई ट्यूब डालनी है। कॉम्प्लिकेशन, अब टीटी ट्यूब आपने डाल दी, टीटी ट्यूब हो गई, आपने सक्शन भी कर दिया। सक्शन के लिए मैं आपको एक अलग से क्लास लूँगा कि प्रॉपर सक्शन कैसे करते हैं, कौन सी अप्रोच यूज़ करते हैं, स्टेराइल करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, कितना इंसर्ट करते हैं, कहाँ तक जाते हैं, कितनी बार सक्शन करते हैं, कितने टाइम तक सक्शन करते हैं, कितना प्रेशर अपन मेंटेन करते हैं, कौन सी कैथीटर लेते हैं। जैसे सपोज आपका सक्शन वाला कैथीटर है, तो सक्शन कैथीटर जो टीटी ट्यूब है उसमें से माइनस करते हैं 2, देन उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। सपोज आपके पास 6 mm की है तो 6 - 2 दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 8। तो 8 साइज का आप कैथीटर लेंगे। कॉम्प्लिकेशन ट्रेकोस्टोमी के, तो अगर मोस्ट कॉमन पूछा जाए दैट इज ब्लीडिंग और मोर लाइकली ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब अगर ब्लीडिंग नहीं है देन आप ऑब्स्ट्रक्शन के साथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पेशेंट का पूरा खेल किसका है सर? सक्शन का। टीटी का मतलब सक्शन। तो ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत अर्ली हो सकते हैं, बट जो इन्फेक्शन और आपका ऑब्स्ट्रक्शन है वो रेयर होते हैं, क्योंकि पेशेंट का होता है हॉस्पिटल के अंदर होता है, और इन्फेक्शन रेयर इसलिए होता है क्योंकि पेशेंट को ऑलरेडी एंटीबायोटिक तो चल ही रहे होते हैं। क्लियर? ट्यूब डिसलॉजमेंट, अगर 72 हावर्स के अंदर ट्यूब निकल गया है, डिसलॉजमेंट देखो, सपोज आपका पेशेंट था ये और उसका ट्यूब जहाँ ट्रेकिया है, दिस वन इज ट्रेकिया, ट्रेकिया से थोड़ा बाहर रह गया, मतलब जो स्किन है उसके अंदर चला गया, तो यहाँ पे पेशेंट को क्या होगा? अगर पेशेंट वेंटी पे है तो जो एयर है वह तो या तो न्यूमोथोरेक्स में चली जाएगी, मतलब लंग्स के साइड आउटसाइड चली जाएगी, या फिर जो नेक साइड है सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा, जो आपका पेशेंट का नेक है, क्लेविकुलर है, शोल्डर है, इस साइड में क्या हो जाएगी? यहाँ पे स्वेलिंग सी आपको दिखेगी, दैट इज सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा। तो अगर ये विदिन 72 हावर्स होती है ट्यूब, मतलब 72 हावर्स के अंदर निकल जाती है, तो अपन पेशेंट को एम्बू बैग से वेंटी पे डालते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरा जो आपका स्टोमा वो मैच्योर नहीं हुआ और उसको और ज़्यादा ब्लीडिंग की या और ज़्यादा रिस्क होता है, अचानक से रीइंसर्ट नहीं करते हैं। पूरा फिर से प्लान करते हैं, फिर से ट्रेकोस्टोमी करते हैं, फिर से रीइंसर्ट करते हैं। बट अगर मोर देन 72 हावर्स है, क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया गया आपको कि 4th डे पेशेंट की ट्यूब निकल गई, देन आप सबसे पहले ये ट्राई करेंगे कि पेशेंट की ट्यूब को रीइंसर्ट करें। ऑक्सीजन पेशेंट को डाल दिया और ट्राई करेंगे कि पेशेंट को ट्यूब को रीइंसर्ट कर दें। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, देन आप जो प्रैक्टिकल नर्स है, जो आपको आपसे ज़्यादा सीनियर है, जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, उनका बुलाएँगे या फिजिशियन को बुलाएँगे और ट्यूब को रीइंसर्ट करेंगे। क्लियर? तो ये 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, विदिन 72 हावर्स और मोर देन 72 हावर्स। क्वेश्चन ये है जो आपके लेट कॉम्प्लिकेशन मीन्स अगर ट्रेकियल ट्यूब का लेट कॉम्प्लिकेशन होगा दैट इज ट्रेकियोमलेशिया। मलेशिया का मतलब होता है वीकनेस। ट्रेकियोमलेशिया कब होगा? जब आपने प्रेशर ज़्यादा दे दिया कफ के अंदर, उस कफ को बहुत ज़्यादा फैला दिया। कितना? मोर देन 25 सेंटीमीटर H2O। अगर मोर देन 25 सेंटीमीटर H2O से ज़्यादा कफ है तो वो क्या करेगा? ट्रेकियोमलेशिया कर सकता है। या फिर पेशेंट का ट्रेकिया स्मॉल है और आपने बहुत बड़ा साइज डाल दिया, तो वो भी क्या कर देगा? ट्रेकियोमलेशिया कर देगा। सेकंड वन, ट्रेकियल इसोफेजियल फिस्टुला। आपका पेशेंट ट्रेकिया पे है, टीटी पे है, ये ट्रेकिया पेशेंट का और ये आपने टीटी डाल रखी है, और इसके जस्ट पीछे मैंने आपको इसोफेगस बताई थी, और पेशेंट को क्या कर रखा है सर? एनजी फीड भी चल रहा है, क्योंकि ऐसे पेशेंट में क्या होते हैं? फीड भी देना होता है, नॉर्मल तो फिर वो फीड नहीं ले पाते, तो या तो पेशेंट एनपीओ होता है या फिर अपन उसको फीडिंग ट्यूब से देते हैं, दैट इज इंटरल फीडिंग। बट जैसे ये ट्यूब है ये दोनों इरिटेट करती है, ये इसोफेगस को इरिटेट करती है, एंटीरियर वॉल को, और ट्रेकिया भी ट्रेकियल वॉल को इरिटेट करता है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? एक होल बन जाता है, दैट इज कनेक्शन, और इसको बोलते हैं फिस्टुला। बट ये रेयर होता है, लेस देन 5%। ट्रेकियल स्टेनोसिस, ये कब होता है? जब आपको केस देखेगा ट्रेकियल स्टेनोसिस हो गया पेशेंट को, जैसे ही पेशेंट जो ट्रेकिया वो हील होता है तो वहाँ पे स्कार बन जाते हैं, उस जे वो स्कार क्या करता है? ट्रेकिया को स्मॉल कर देता है, दैट इज ट्रेकियल स्टेनोसिस। और ये कब फील होगा? कि पेशेंट का जो कफिंग अप्रोच है वो बढ़ जाती है, या फिर सांस लेने में पेशेंट को बहुत जोर लगाना पड़ता है ना, बहुत स्ट्रेस के साथ ब्रीथ कर पा रहा है, या इनएबिलिटी टू एक्सपोरेट, जो नॉर्मल उसका स्पूटम है, सिक्रेशन है, उसको थ्रू आउट नहीं कर पा रहा, ऐसा कोई सीन है, दैट मीन्स ट्रेकियल स्टेनोसिस। और इसके लिए क्या करते हैं सर? सर्जरी करते हैं, सर्जरी करके ट्रेकियो को फिर से डायलेट करते हैं। फोर्थ, दैट ट्रेकियो इनोमिनेट आर्टरी फिस्टुला। अगर ये ऑप्शन में है दैट इज मेडिकल इमरजेंसी। क्यों? क्योंकि जैसे ही इनोमिनेट आर्टरी, जो बहुत बड़ी आर्टरी होती है आपकी, उसके साथ फिस्टुला बन गया, मतलब पेशेंट को सीवियर ब्लीडिंग होगा, और सीवियर ब्लीडिंग होगा तो क्या है? ये मेडिकल इमरजेंसी। सबसे पहले जो आपको करना है वो ये करना है, टीटी ट्यूब को जैसे ही वो मिला, टीटी ट्यूब को निकाल दो, पेशेंट को एम्बुबैग में डाल दो, और जो डायरेक्ट आपकी इनोमिनेट आर्टरी दिख रही है उस पर डायरेक्ट प्रेशर लगाओ, उसको जैसे तैसे करके बंद करने की ट्राई करो। तो ये है आपका पूरा कॉम्प्लिकेशन। टीटी पे पेशेंट था और उसकी सेचुरेशन डाउन हो गई, एसपीओ2 आपका 82 चला गया, और पेशेंट टेकीपनिया पे है, टेकीकार्डिया हो चुका है, मतलब टोटल ये है कि टीटी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो चुकी। उस कंडीशन में सबसे पहले आप कॉल फॉर हेल्प कॉल करेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे? ब्रीथ को असेस करेंगे, मतलब फन फील, देन आता है लिसन, स्टेप से लिसन करेंगे, एंड लुक, पेशेंट को देखेंगे कैसा दिख रहा है, पेशेंट के साइनोसिस तो नहीं हो रहा, पेशेंट कोई सीक्रेशन तो नहीं दिख रहे, ठीक है, ये सब देखेंगे। और अगर ये आपको फील हो रहा है कि पेशेंट नहीं सांस तो ले पा रहा है, नॉर्मल सांस तो ले पा रहा है, देन अपन क्या करेंगे? पेशेंट का जो हाई फ्लो ऑक्सीजन वाले
इक्विपमेंट होते हैं वो यूज करेंगे और पेशेंट की सैचुरेशन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बट ऐसा हुआ कि आपने जैसे देखा पेशेंट को कोई फील नहीं हो रहा कि पेशेंट सांस ले पा रहा है, कोई आपको ब्रीदिंग साउंड सुनाई नहीं दे रही, देन अपन क्या करेंगे, पेशेंट को सीपीआर पे लेने की कोशिश करेंगे, उसकी पल्स चेक करेंगे। और अगर पल्स पेशेंट को आ रही है देन तब तो सीपीआर नहीं देंगे, तब तो अपने को एयर भी मेंटेन करना है। अगर पल्स नहीं आ रही देन अपन सीपीआर स्टार्ट कर देंगे। मतलब उसके बाद में अपन क्या करेंगे, सेकंड वन, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट अप्रोच थी, ये सेकंड अप्रोच थी। अगर सेकंड ऑप्शन आपको ऐसा दिखता है कि आप पल्स चेक करेंगे, मीन्स आप सही चीज़ जा रहे हैं, पेशेंट को नॉर्मल आपको ब्रीदिंग सुनाई नहीं दी, देन आप पल्स चेक करेंगे। और जैसे ही पल्स असेस करेंगे, अगर पल्स आपको फील हो रही है देन आप सीपीआर स्टार्ट नहीं करेंगे। बट विदाउट पल्स वाला पेशेंट है टीटी के ऊपर, देन आप सीपीआर स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? अब जैसे ही आपने, ठीक है सर हमें पल्स तो फील हो रही है, मतलब पेशेंट को पल्स तो आ रही है। अगर पल्स आ रही है, ठीक है, तो जो टीटी ट्यूब है आपकी, दिस वन इज टीटी ट्यूब, या तो इसके अंदर इनर कैनुला है या फिर इसके ऊपर कैप लग सकती है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये सब हटाएंगे, मतलब इनर कैनुला निकाल देंगे पेशेंट का, अगर है तो। अगर नहीं है इनर कैनुला, अगर निकाल दिया इनर कैनुला और उसके बाद में भी पेशेंट को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, सेचुरेशन इंक्रीज नहीं हो रही, देन आप क्या करेंगे, कफ होता है जो कफ मैंने आपको बताया था उसको डिफ्लेट करेंगे। कफ को क्या करेंगे, डिफ्लेट। ये सब आपको ऑप्शन में मिलेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो ये कैसे अप्रोच आपको करनी है ये मैं पढ़ा रहा हूँ। जैसे कफ आपने डिफ्लेट कर दिया फिर भी पेशेंट को ब्रीदिंग में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, ठीक है, नहीं हुआ, मतलब आप क्या करेंगे, टीटी को निकालेंगे। अब ये सब झमेला मैंने इसलिए बताया कि टीटी को निकालना कब है। एक टीटी का पेशेंट था, उसको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हुई, सबसे पहले आप उसको ब्रीदिंग असेस करेंगे, लुक लिसन एंड फील। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा आपको, अगर नो रिप्लाई है मतलब कोई फील नहीं हो रहा, देन आप पल्स चेक करेंगे। और अगर पेशेंट की पल्स फील हो रही है बट ब्रीदिंग, अगर पल्स नहीं फील हो रही, सीपीआर स्टार्ट कर दोगे, पूरी सीपीआर वाली अप्रोच जाएगी। बट पल्स फील हो रही है बट ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, देन आप क्या करेंगे, उसका इनर कैनुला देखेंगे, उसकी टीटी की ट्यूब देखेंगे, उसके ऊपर सिक्रेशन देखेंगे। अगर वहाँ पे प्रॉब्लम है देन उसको निकालेंगे, सक्शन करेंगे, सो चीज़। बट अगर उसके बाद में भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ देन कफ को डिफ्लेट करेंगे। थर्ड अप्रोच इज टू डिफ्लेट द कफ। और कफ को डिफ्लेट करने के बाद में भी सर सेचुरेशन नहीं बढ़ पा रही, पेशेंट ठीक नहीं हो पा रहा, देन आप टीटी ट्यूब को निकालेंगे। और टीटी ट्यूब को निकालने के जस्ट बाद क्या करेंगे आप, जो आपका एम्बू बैग वाला है, एम्बू बैग से पेशेंट को वेंटी पे डाल देंगे। कोशिश करेंगे कि उसको जितना हो सकता है आप उतनी एटलीस्ट ऑक्सीजन या एयर दे सकें। सो ये था आपका ट्रेकोस्टोमी से रिलेटेड पूरी थ्योरी क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। अगेन थैंक यू।